नमस्कार। साहित्य तक स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं अभय के जी। आ, आप देख रहे हैं शब्दरथी कार्यक्रम में हूँ जयप्रकाश पांडे। यह मेरी साप्ताहिक कार्यक्रमों की श्रृंखला है जिसमें मैं देश के जाने माने दुनिया भर में चर्चित लेखक भी इस कार्यक्रम में अपनी शिरकत कर चुके हैं। आप जानते हैं, हर सप्ताह किसी न किसी एक लेखक से उसकी किसी एक चर्चित कृति पे या उसके जीवन कर्म पे मैं बात करता हूँ। अभय के जी की यह पुस्तक आई है, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर बाद में दिख रहा है, लेकिन बिहारी बहुत परमानेंटली है और इस पर जो चित्र बना है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले मैं बता दूं कि अभय जी बहुभाषी लेखक हैं। हालांकि मूलतः अंग्रेजी के लेखक हैं, लेकिन बहुत अच्छी हिंदी भोजपुरी जानते हैं, बोलते हैं। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दुनिया भर में भारत की अपनी भाषा और उसका अपना साहित्य कैसे पहुंचे उस पर भी बड़ा काम कर रहे हैं। खुद अच्छे लेखक हैं, अच्छे कवि हैं, जाने माने कवि हैं। अंग्रेजी में आपकी अपनी एक व्याप्ति है, अलग एक पहचान है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय साहित्य दुनिया भर में जाना जाए उस पर बड़ा काम। पर्यावरण के प्रति जो आपका लगाव है उसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने एक एंथम लिखा था, अर्थ एंथम। उसका अनुवाद अब तक 150 से अधिक भाषाओं में हो चुका है और उसको उसकी संगीतमय प्रस्तुति जो है वह कविता कृष्णमूर्ति जी और एस बालासुब्रमण्यम ने संगीत, डॉक्टर एल सुब्रमण्यम ने उसका संगीत दिया था। और इसके अलावा लैटिन अमेरिका से लेकर दुनिया भर के लिटरेचर पर जानते रहे हैं, तो मैं कोई बहुत परिचय की औपचारिकता में नहीं जाऊंगा। मेरे पास किताब है, मैं चाहूँ तो इसको बड़े आराम से पढ़ के परिचय दूंगा। हम बजाय उस परिचय के मैं अभय जी से जानना चाहूँगा सबसे पहले तो इस किताब के बारे में। ये जो किताब पर द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, पहली बात तो जिस दौर में बिहारी गाली हो, उस दौर में बिहारी साहित्य हो, पूरी दुनिया में अंग्रेजी जगत के सामने इतने महत्वपूर्ण ढंग से एक इतनी बेहद पठनीय और बहुत ही अप्रतिम पुस्तक इस रूप में भी है कि कविताओं का अनुवाद करना, उनका संचयन करना, उनके बारे में लिखना, और जो भी अपने समय के महान लोग हैं, चाहे वह प्राचीन दौर में हो चाहे वह आधुनिक दौर में हो, आपने छोड़ा नहीं है किसी को। तो ये दिमाग में कैसे आया, ये चित्र क्या है, इस चित्र के पीछे की कथा क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले आपको नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस आपके जो कार्यक्रम है उसमें बुलाने के लिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमें भी मौका मिला आपके इस चर्चित कार्यक्रम में संलग्न होने का, और आपके सभी जो श्रोता हैं उनको भी मेरा नमस्कार। जो ये बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर है, आपने जैसा कहा, जितनी इसकी प्रशंसा की उसके लिए भी आपको बहुत धन्यवाद। ये जो किताब है वो मैंने इसलिए संपादित किया क्योंकि मुझे लगा कि बिहार का जो साहित्य है उसका जो है उसके ऊपर कोई ऐसी किताब नहीं है जिससे लोग बिहार के जो धनी साहित्य है उसको जान सकें। बिहार जो एक ऐसा प्रदेश है भारत का जिसमें बहुत सारी भाषाएं हैं। जो भारत में जो साम्राज्य की संस्थापना हुई थी, जो मगध साम्राज्य जिसके शासक जो है अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य और ऐसे लोग, गुप्त जो पूरी वंशज, गुप्त जो डायनेस्टी है, तो ये सारे लोग जो है सभी बिहार से ही आते हैं। और जो बिहार मतलब जो भारत का जो गोल्डन पीरियड जिसको कहा जाता है,
वो काल जो है वो मौर्यस, मतलब जो मौर्य डायनेस्टी है और गुप्ता डायनेस्टी है, उन दोनों को मिलाकर के जो है प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो उस स्वर्ण काल में ही जैसे जैसे उस स्वर्ण काल में जो है बिहार पहले जो मगध के नाम से जाना जाता था, तो वहां पे जो है क्या क्या साहित्य में काम हुआ, इसके बारे में जो है लोगों को बहुत कम जानकारी है। नहीं है हाँ, लोग जानते हैं चाणक्य के बारे में जानते हाँ, हैं, राजाओं के बारे में हाँ, जानते हैं, सम्राटों के बारे में जानते हैं, लेकिन वहाँ के जो जो वहाँ का धनी साहित्य है उसके बारे में बहुत कम जानकारी है। तो मैंने सोचा कि ये बिहार में जो है कई भाषाएं बोली जाती हैं, सिर्फ भोजपुरी नहीं और मैथिली नहीं, वहाँ मगही भी है, वहाँ जो है अंगिका भी है, वज्जिका भी है, हिंदी उर्दू तो है ही है, संस्कृत भी है, पाली भी है, फारसी भी है और अंग्रेजी भी है। तो बिहार में जैसे अंग्रेजी में भी अखबार छपते हैं, तो मुझे लगा कि इन सबको मिला कर करके जो है एक ऐसे किताब का संपादन किया जाए जिसको कि हम द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर कहें। तो ये जो आइडिया जो है इसका, वो मुझे तब आया, मैं नालंदा से हूँ और मैंने मगही में जो है एक कोशिश की कि मगही में एक कविता लिखूं, और जो मेरी मातृभाषा है। और मगही में जब मैंने कविता लिखी तो कविता का जो मूल था वो यही था कि मगही में कोई जो है रिटन लिटरेचर नहीं है, क्योंकि मुझे कोई मगही की किताबें, जब बचपन से मुझे कोई किताब नहीं दिखी मगही की। तो जब मैंने वो कविता प्रकाशित की तो लोगों ने कहा कि आप तो बिल्कुल जो है अज्ञानी हैं, आपको कोई ज्ञान नहीं है, मगही में बहुत ही धनी साहित्य है। तो मैंने कहा बताइए क्या क्या है तब मैं पढ़ूं। तो उन्होंने जो है मुझे साहित्य जो .com जो साहित्य है वो उस पे जो है साहित्य कोश पे उस पे ले गए, बहुत सारे कवियों के बारे में बताया, और उससे मेरा भी जो है ना, मेरा जो है अपना ज्ञान वर्धन हुआ। और मैंने सोचा कि अब मैं ही जो है इसको ढूंढूंगा कि मगही में क्या क्या है, भोजपुरी में क्या क्या है, और अंगिका वज्जिका वगैरह में क्या क्या है, और सबको मिला कर करके उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर करके बिहार का जो धनी साहित्य है उसको इंग्लिश रीडर्स, दुनिया के सामने इंग्लिश अनुवाद में पेश करूंगा। तो ये था जी। दो सवाल मेरे दिमाग में आया जी। एक तो जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता भी चुका हूँ, आप भारतीय विदेश सेवा में बड़े पद पर हैं, चयनित भी हुए। जब आपको मगही में, जिसको मागधी भी कह सकते हैं, पढ़ने के लिए चीज़ें नहीं मिल रही थी, फिर भोजपुरी, वज्जिका, अंगिका, मैथिली, ये भाषाएं थी। और जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, प्राचीन काल में जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय का अपने शीर्ष पर रहा हो, वह पूरा दौर, मतलब उस दौर से जब नालंदा था, या मौर्य और गुप्त वंश की भी हम लोगों ने बात की, उस समय से आज के समय तक, जब अभय के जैसा कोई लड़का जिसकी अपनी इच्छा हो पढ़ने की, वह नहीं पाता है कोई प्रकाशित सामग्री, वेबसाइट पे आने में समय लगा होगा। और दूसरा ये है कि देवनागरी लिपि रही, लेकिन सबकी भाषा में शब्द अलग अलग होते हैं। मेरा तो मतलब मैं सुझाव ही दे सकता हूँ, क्योंकि आपने अंग्रेजी साहित्य को तो समृद्ध किया अनुवाद से, तो एक तो मेरा सुझाव ये होगा कि ऐसी कृतियां हिंदी में भी आनी चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से हिंदी का जो वर्ग है वो बहुत एक बड़ा वर्ग है। अगर अंगिका और मागधी, बहुत सारी भाषाएं, वज्जिका वगैरह, एक तो हमारी बहुत सारी भाषाएं विलुप्त प्राय होने की स्थिति में है, दूसरे उनके लोग बहुत कम होते जा रहे हैं, सीमित संख्या होती जा रही है। जो लोग काम कर रहे हैं उन भाषाओं में, उनको भी, वो भी गिनती के लोग हैं। तो आपने चूंकि काम एक तो कर लिया है, तो मैं ये कहूँगा कि भाई ये दुरावस्था हिंदी के साथ क्यों, ये दुर्व्यवहार हो, भले ही आप कहेंगे कि ये सारी भाषाएं एक दूसरे से मिली जुली हैं, लेकिन रामचरितमानस की ही बात करें, अगर राम कथा की बात करें, तो वह दुनिया की
हजार से अधिक पुस्तकें उस पर हैं, हम्म, अंग्रेजी में भी आती है और लोग हम्म, अलग अलग ढंग से हम्म, राम कथा लिखते हैं। हम्म, तो एक तो मेरा सुझाव ये होगा कि आप इस पुस्तक में जो रचनाएं हैं उनको आप कोशिश करें कि हिंदी में भी आए। जरूर। तो एक तो सुझाव है मेरा। जी जी। सवाल मेरा ये है कि जब आप इसका चयन कर रहे थे तो आपको किस तरह की कविताओं में से गुजरना पड़ा था, मतलब वो कविताओं में, उन कविताओं में भाव क्या था और क्या उनको समझने में कितनी मुश्किल आपको हुई, क्योंकि सब अलग अलग क्षेत्रों की बोली जाने वाली जो इस साम्राज्य की बात कर रहे हैं मगध के और जिस हिस्से की बात कर रहे हैं, बिहार में अपनी भाषा को लेकर लोग बहुत कटिबद्ध हैं। हालांकि इतनी कटिबद्धता उन्होंने पहले भी दिखाई होती तो भाषा की ये दुर्गति नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि मैथिली, एक तो सारी भाषाओं को ये लगता है कि हिंदी जो खड़ी बोली है तो उसका दबाव बढ़ रहा है, दूसरा उनको अंग्रेजी का भी दबाव पड़ता है, क्योंकि कोई भी भाषा जो है वह, सही बात यह है कि अभय जी जैसे सुधी लोग तो अंग्रेजी में कर ले रहे हैं या इन्होंने अपनी खुशी के लिए किया, अन्यथा कोई भी अपनी भाषा को बचाने के लिए इस तरह का दुरूह काम नहीं कर रहा है। तो आपको कौन कौन सी मुश्किलें आई और उन भाषाओं में जो कविताएं लिखी गई थी उनका मर्म क्या था, क्योंकि आप एक लंबे कालखंड का भी अध्ययन कर रहे हैं। जी, तो जैसे कि पाली जो थी वो पहले, संस्कृत तो है ही है, संस्कृत भी है, संस्कृत तो सबसे पहली भाषा है। जी जी। उसके बाद संस्कृत जो है वो धीरे धीरे प्राकृत में बदलती है, तो पाली भी जो है उसी का स्वरूप है। और पाली जो है वो मगधी ही है, जो पुरानी मगधी है अगर आप ध्यान से उसको देखें तो। और उसके बाद फिर जो है वो पाली जो है फिर वो बुद्ध के समय में वो थी। तो जो पहली कविताएं हैं इसमें नन्स की हैं, भिक्षुनियों की कविताएं हैं। और वो कविताएं जो हैं आज अगर उसको पढ़ें तो वो अपने लगती है कि आज ही लिखी गई हैं। अच्छा। क्योंकि वो जो है वो महिलाओं के जो है स्वतंत्रता की बात करती हैं, मतलब इमेंसिपेशन जिसको कहते हैं, मतलब उसकी बात करती हैं। तो उस समय, ये 6th सेंचुरी BC की बात मैं कर रहा हूँ, तो उस समय जो है ऐसी कविताएं जो है लिखी गई, उससे किताब की शुरुआत होती है। और उसके बाद जो है वो संस्कृत में जैसे वात्स्यायन है, पटना में रहते थे, चाणक्य हैं, उन्होंने भी जैसे चाणक्य नीति लिखी उन्होंने, संस्कृत में है। फिर जो है आप सरहपा हैं, जो कि सरहपा जो है वो कॉमन मतलब कवि माने जाते हैं, हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं सरहपा। और उसी तरह वो अंगिका बज्जिका के भी पहले कवि माने जाते हैं, क्योंकि उस समय जो है प्राकृत हिंदी जो है, एक्चुअली लोग सोचते हैं कि जो ये अंगिका बज्जिका मैथिली वगैरह तो हिंदी के डायलेक्ट है, ऐसा है नहीं, ये उल्टा है। एक्चुअली हिंदी जो है वो इनकी बच्ची है, या ऐसे कह सकते हैं, ये तो दादी हैं। तो मगही जो है ना, वो मगही जो है एक्चुअली 2-3 भाषाओं की जो है दादी हैं, जिसमें बंगाली भी है, बांग्ला जो है, उड़िया है। तो ये उल्टा है, लेकिन लोग कहते हैं कि ये तो डायलेक्ट है हिंदी। देख लीजिए, आपके ऊपर आप एक राष्ट्रीय चैनल पर इस तरह का बयान दे रहे हैं तो विरोध के लिए भी तैयार रहिएगा। हालांकि आप जो बात कह रहे हैं वो शोध परक बात है, और जो आपने महसूस किया और जो था भी, तथ्य भी था, क्योंकि बेटी जो है वह किसी भी रूप में अपनी माँ को पैदा नहीं कर सकती। तो जो प्राचीन है, जो विरासत है, वह कभी भी उसको वर्तमान तो नहीं पैदा कर सकता। यानी वो समृद्ध था एकदम। तो अब देखिए, जो अगर मौर्य कोर्ट को देखिए, जो उनकी भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है मौर्यन कोर्ट की या मौर्य वंश की या गुप्त वंश की, वो मगधी है। तो जैसे देखिए, जो एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेजेज है, मतलब जो उसका विकास हुआ है, वो है संस्कृत, प्राकृत, और उसके बाद प्राकृत से जो है इतनी सारी भाषाएं निकली हैं। तो ये जो है ये है। और इसमें इस किताब का जो हिंदी आपने जो सुझाव दिया, वो हिंदी के लिए बातचीत चल रही है इसको हिंदी में लाने की, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ सकें। ऐसे कई कहानियां जो है हिंदी की भी हैं इसमें। हाँ, मैंने देखा उसमें जो नाम भी जो है वो हिंदी का है, और अनामिका जी का भी मैंने नाम देखा। बहुत सारे लोगों रामधारी सिंह दिनकर जी को आपने रखा है उसके। और चूंकि आपकी जो भूमिका है वो अपने आप में बहुत स्पष्ट कर देती है। और केवल यही नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि
उस जमाने में पर्शियन से भी आपने जो है जी जी अनुवाद किया है। एकदम एकदम तो जो ये साबित करता है कि हमारी जो पुरातन सभ्यता थी या जी संस्कृति थी, जी वो सरहदों के पार थी। जी ऐसा नहीं है कि हम लोग भाषाओं में उलझे हुए थे और एक जी दूसरे का ध्यान नहीं दे रहे थे। हाँ हाँ आपकी इस बात से एक सवाल बड़ा मेरे मन में आया और बहुत विचलित भी करने वाला है कि एक तरफ जब ईसा से भी 600 साल पहले पहले जी स्त्री स्वतंत्रता की बात हो रही थी, जी आज भी हम उसी बात को कह कर रहे रहे हैं। हैं तो मानव सभ्यता का जो विकास है, जो विकास की गति है, जी वह आखिर कहाँ पे स्त्रियों के लिए इस तरह से लुप्त हो गई कि अनामिका जी भी लिखती हैं अभी तो स्त्री हाँ स्वतंत्रता की बात उनकी उनकी जो कहानी है वो उनकी जो कविता है जी वो जो है आम्रपाली के ऊपर है इस किताब में जो तो आम्रपाली में के ऊपर जो वो लिख रही हैं तो वही कह रही हैं कि उस कविता का भी जो मुख्य भाव है वही है कि आम्रपाली कैसे जो है उनका जीवन कैसे था, कैसे वो स्वतंत्रता की बात कर रही हैं अपनी कविता में। तो देखिए जो सभ्यता का जो विकास है ना वो एक तरह से मुझे तो लगता है कि एक साइकिल है, मतलब कि एक चक्र है ये। और कई मायने में तो मुझे लगता है जैसे अगर आप ये प्राकृत में जो कविताएं पढ़ें और भी कविताएं हैं जो पहले जो 5th सेंचुरी 6th सेंचुरी में लिखी गई हैं एडी में, तो वो तो वहां तो लगता है कि जो स्त्रियां थी वो ज्यादा स्वतंत्र थी, हाँ है ना। और जो पुराने जैसे हमारे जो बादशाहन की हैं, और तो मुझे तो लगता है कि हम फिर से जो है हम खुलापन भी उस समय हाँ ज्यादा खुलापन था, भी ज्यादा था क्योंकि जब बादशाहन की हाँ बात होती हाँ है तो हाँ जो और बादशाहन ही नहीं बहुत सारे हैं इसमें इवन जो अगर हम कालिदास की ही बात कालिदास करें की तो आप देख कालिदास जी लीजिए। हाँ तो हाँ मैंने तो कालिदास जी का अनुवाद भी किया है संस्कृत से, मेघदूत और ऋतुसंहार। और मेघदूत और ऋतुसंहार आज अगर वो लोग लिखने पढ़े आ जाए हाँ आज जो लिखे जाएंगे तो उसमें बड़े तो ही सेंसरशिप लगेगी, हंगामा हो जाएगा। हंगामा हो जाएगा। लेकिन आप पढ़ें उसको मेघदूत और ऋतुसंहार को, क्या मतलब कि तो मुझे तो लगता है कि हम लोग जो है एक चक्र में है, मतलब कि ये जो विकास जो है ना वो एक तरह से जो है वो एक चक्र है। तो हम मतलब कि कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है कि हम लोग मतलब जा रहे हैं एक डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं और ज्यादा स्वतंत्र होते जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हम फिर वापस जो है हम इट्स लाइक ए जिग जैग जो स्पाइरल है उस तरह से है, और हम कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं कभी ऊपर जाते हैं। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आपके इस संकलन में कौन सा ऐसा खंड है या अध्याय है जो आपके दिल के बहुत करीब है और क्यों, तो क्या आप बता पाएंगे? हालांकि ये बहुत कठिन सवाल, मैं सुनने में बहुत सहज है लेकिन ये बहुत ही कठिन सवाल है, क्योंकि पूरे एक 2600 सालों से अधिक समय के साहित्य को जिसमें महानतम लोग शामिल हों और उनकी चुनिंदा रचनाएं जब चयनित की गई हों, तो एक निश्चित रूप से वो अपने कवि की, अपने रचनाकार की और अपने समय की निश्चित रूप से वह श्रेष्ठ कृति होगी, कम से कम श्रेष्ठ उपलब्ध कृति होगी। तभी अभय जी ने उसको अपने इस संकलन में शामिल किया है और उस पर इतना श्रम करके अनुवाद भी किया है। लेकिन फिर भी मैं अगर जैसे कि इसमें जैसे एक कहानी है, 2-3 कहानियां मुझे मतलब मेरी स्पेशल कविताएं भी कुछ हैं और कहानियां भी हैं। तो एक कहानी जो है मुझे बहुत ही जो छू जाने वाली लगती है वो है मगही की कहानी है और उसका नाम है ये कनकन सोरा और ये जो कहानी है वो है 2 मतलब बूढ़े लोग हैं, एक बूढ़ा आदमी है और एक बूढ़ी औरत है, पति पत्नी है दोनों, और उनका एक ही सपना है कि बहुत ज्यादा है, मतलब सोरा का मतलब ठंडा होता है, तो कि मतलब कि कनकन सोरा मतलब कि हर जो है हाँ मतलब कि हर रोम रोम जो है वो ठंड में मतलब सोरा हो गया, ठंडा हो गया। तो उनका एक ही इच्छा है कि उनको किसी तरह से एक कंबल मिल जाए जाड़ा बिताने के लिए, और वो जो है उनको वो सपने में भी कंबल देखते हैं। और जब उनको एक दिन उनको सुनाई देता है किसी तरह से कि ब्लॉक में कंबल आ गया है बांटने के लिए, और जो बूढ़ा आदमी है वो जो है वो मतलब वो थोड़े वो काम नहीं कर सकते हैं, वो उस उम्र से
तो वो बेरोजगार हैं, और जो औरत है वो भीख मांगती है। तो ये उनकी जो है एक प्रेम कथा है, और बस एक रात की कहानी है ये। तो वो जो है मुझे बहुत दिल को छू जाने वाली कहानी लगी कि, और जो है अ, वो बोरसी जो होता है उसमें, बिहार में बोरसी, उसमें जो है आलू पकाकर अंगीठी की उसको, बात कर रहे हाँ हैं जी। आलू अंगीठी, तो आलू जो है पकाकर वो उनको खिलाती है। और रात को जो है वो जो पुआल कहते हैं उसको ना, जी तो पुआल। हाँ पुआल, तो उसको पुआल हम लोग मगही में जी कहते हैं, तो जी उसको जला करके उनको गर्म रखने की कोशिश करती है। फिर वो उससे भी नहीं होता है तो वो उनको गले लगा करके सो जाती है कि उससे कम से कम उनको थोड़ी गर्मी मिलेगी और रात गुजर जाए। लेकिन रात के अंत अंत तक वो जो है उनकी उनकी प्राण उनका चला जाता है, मृत्यु हो जाती मृत्यु हो जाती है। तो ये जो कहानी है वो मुझे बहुत है। मतलब, निश्चित रूप से बहुत हाँ ही मार्मिक कहानी है, और हाँ बहुत ही अंग्रेजी का बहुत सारा साहित्य हम लोग पढ़ते हैं जी और जी हिंदी में भी पढ़ते हैं, जी जी लेकिन इस तरह की कहानियां जो आपके संवेदना के हाँ पोरों को छू दें और आपके अंतर्मन को छू जाए और आपको हाँ झकझोर दें और हाँ दिमाग में बसी बस रह ही जाए, रहे हैं वो वो एक, हाँ वो तो ये जो है एक बहुत ही मतलब, और दूसरा जो है ये जो आपने पूछा कि ये तस्वीर क्या है, तो ये दो कहानियों का मिश्रण है। एक जो तो ये तोता जो है ना, जी ये एक कहानी है हिंदू तोता, उससे ली गई है। तो ये कहानी ऐसे तोते की है कि जो एक एक तोता जो है उड़ कर करके आ जाता है, और वो मुस्लिम फैमिली है। अब वो हिंदू, अब वो राम राम ये सब कहता खाता है। है। तो अब मुस्लिम फैमिली जो है वो अब ये है परेशान कि अब ये तोता हिंदू है तो इसको हम कैसे रखें, और अब दुविधा में है लोग कि, लेकिन जो है उस तोते के जरिए जो है वो पता चलता है उस कहानी की हिस्ट्री, मतलब जो है उस फैमिली की, मतलब उस फैमिली की इतिहास जो है उसका पता चलता है। और वो पता चलता है कि उसमें भी एक जो है ना, मतलब मैं कहानी का रहस्य नहीं खोना चाहता हूँ, जी जी लेकिन ये आप बात लोग एक मेटाफोरिकल कहानी है। आप लोग इस किताब को, अगर आपको अंग्रेजी उतनी बहुत कठिन नहीं लिखा है अभय जी ने, जी थरूर जी की तरह से वैसे ही अंग्रेजी नहीं है कि आपको शब्दकोश डिक्शनरी खोलनी पड़े। तो अगर आप लोग बिहार के लिटरेचर को हाँ जानना चाहते चाहते हैं, हैं, अपने समृद्ध इतिहास को जानना चाहते हैं, उस दौर की सभ्यता को जानना चाहते हैं, और किस तरह से साहित्य मनुष्यता का और हर उस सवाल को उठाने की कोशिश करता है जिससे हमारा समाज हमारा आज बना है, जी तो इस पुस्तक को जरूर खरीद के पढ़ें। आपने बड़ा ही मजेदार घटना सुना है जी। और जी। ये जो है ये एक कहानी है सैमुअल अहमद की, उनका नाम है ड्रेसिंग टेबल, और वो ड्रेसिंग टेबल की ये कहानी है। तो ये जो ड्रेसिंग टेबल है एक, मतलब कि जो वेश्या है उनकी है, और इसको जो है एक रॉयट होता है, मतलब हिंदू मुस्लिम जो दंगा रॉयट होता है, तो उसको जो है ये जो इसकी जो है ये जो टेबल है उसको जो है एक आदमी ले आता है उसको, मतलब उनसे लूट लेता है रॉयट में, मतलब दंगे में तो यही दंगे में। होता है जी। हाँ, लेकिन अब जो लूटता है उस टेबल को, उसके परिवार में जो बदलाव आता है उसके बाद, ये उसकी कहानी है। तो ये जो है ये है। और एक और कहानी मुझे बहुत मतलब जो याद आती है वो है, एक राइटर है कविता, बिहार की मुजफ्फरपुर की है, उनकी कहानी है। और वो है कि वो माँ बेटी की कहानी है, और माँ जो है वो ओल्ड, मतलब बूढ़ी हो जाती हैं, और वो फादर, मतलब उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। अब उनके 4 बेटे हैं और 1 बेटी है। तो अब वो इतनी उनकी अकेलेपन हो जाती है, कोई उनको साथ रखना नहीं चाहता, तो वो डिसाइड करते हैं कि उनको शादी करनी है। अब उस शादी के डिसीजन से जो भूचाल आता है उस परिवार में, वो उसकी कहानी है। और कोई भी बेटा जो है, बेटी जो कहती है कि माँ ने सबको, जब आप पल बड़े हो रहे थे तो आपकी जो भी इच्छाएं थी माँ ने पूरी की। अब माँ की बस एक ही इच्छा है कि वो शादी करना चाहती है। अब कोई भी बेटा तैयार नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उससे परिवार की नाक कट जाएगी कि इतनी उम्र में क्यों शादी करना चाहती है। तो बेटी ही समझ पाती है उस बात को कि माँ जो है क्यों शादी करना चाहती है, और सिर्फ बेटी ही जो है उनको सपोर्ट करती है। बेटी का जो, उनका जो दामाद है, बेटी का जो हस्बैंड है, वो भी जो है तैयार नहीं है, और शायद उनकी भी शादी जो है मतलब खत्म हो जाए।
लेकिन बेटी जो है माँ का साथ देती है इस पर। ये मुझे बड़ी मार्मिक हाँ, कहानी हम आप समझ लीजिए कि जो जिन कहानियों की हमने बात किया उनमें सामाजिक समरसता, मानवीय संवेदना, करुणा, इसके अलावा आधुनिकता का वह स्तर है जहाँ एक बेटी अपनी माँ की शादी करने के लिए, अगर आज भी इस समाज में ये स्थिति हो, और जो कि होती भी है, तो शायद परिवार उसका सहारा नहीं देता। जबकि हम इतनी सारी यात्राएं कर चुके हैं विकास की, कथित विकास की। आपने इसमें राम वृक्ष बेनपुरी साहब जी, भी हैं हाँ। और विद्यापति भी हैं। जी। आ, बाबा नागार्जुन भी हैं। बाबा नागार्जुन भी हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस किताब को करने में आपको कितना समय लगा? इस किताब को मतलब करीब एक इसका साल चयन करने हाँ, में, इसका करीब संपादन करने में, क्योंकि सबसे पहला तो काम रहा होगा चयन करने का, जी। जो अपने आप में एक बड़ी दुरूह प्रक्रिया है। हाँ। उसके बाद चयन करने के बाद फिर उसके ट्रांसलेशन में आप जुटे होंगे। जी। तो ये तो एक अपने आप में ना ये एक चमत्कार है, क्योंकि ये पूरे किताब का जो मतलब इसका जो बर्थ से लेकर करके पब्लिकेशन तक मैं मैडागास्कर में था और वहीं से मैंने किया है। तो ये जो है इसका जो करीब एक साल मुझे लगे इसको चयन करने में। मतलब जैसे कि मैं बिहार से हूँ, मैंने बिहार सरकारी स्कूल में अपनी पढ़ाई लिखाई की है। तो राम वृक्ष बेनपुरी जैसे थे तो मैं उनकी कहानियां पढ़ता था, गेहूं और गुलाब। वो कोर्स में भी थे, हाँ, हम लोगों कोर्स के में भी थे। पाठ्यक्रम का हिस्सा हाँ, थी। और तो उसी तरह से जो है, तो मुझे कुछ कहानियां तो जैसे रामधारी सिंह दिनकर जब मैं बचपन में था तभी मैं रश्मि रथी उनकी पढ़ता था, तो कुछ चीजें तो मुझे मालूम थी। आपने उसका अनुवाद भी शायद किया है, रश्मि रथी का जी। कुछ आपने तृतीय सर्ग का से। तृतीय सर्ग। हाँ, तो लेकिन उनका अनुवाद जो है बहुत कठिन है, वो तो है ही है, और वो उसमें रस वो नहीं आ पाता जो हिंदी में जी, है। जी, निश्चित तो लेकिन लोगों को पता तो चलेगा हाँ, कि क्या लिखा है, क्योंकि जो श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का जो वर्णन है जी, वह अपने आप में देखिए, जब हम भाषांतर किसी चीज का करते हैं तो निश्चित रूप से जब भाषा परिवर्तित होती है तो भाव भी परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि हर भाषा का अपना एक स्वरूप है, अपनी एक स्थानीय तासीर होती है। एकदम जैसे वो उसमें रश्मि रथी में इतना सुंदर वर्णन किया है, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम उसी में खुशी मनाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। तो ये जो मतलब ये लक्ष्मी रथी की जो मतलब जो लाइन्स हैं, जो वो तो अपने आप में एक चीज है, उसका अनुवाद जो है मुश्किल है अंग्रेजी में। तो मैंने कोशिश की है वो, बट कोशिश जो है, मैं ये देखता हूँ कि आप लगातार साहित्य से जुड़े रहते हैं। आप चाहे जहाँ भी जिस भी पद पर रहे हों, लगातार लिखने की कोशिश करते हैं, लगातार अनुवाद करने की कोशिश करते हैं, लगातार समाज और प्रकृति को और साहित्य को, संस्कृति को कुछ देने की कोशिश करते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी दिमाग में यह प्रक्रिया, मैं ये काम करूं, वह कब और कैसे है? मतलब बतौर कवि, बतौर अनुवादक, बतौर साहित्यकार, जो संवेदना आपकी है वो कब आई और कब आपने पहली रचना तो लिखी? तो देखिए, मैं जब विश्वविद्यालय में था, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, तब जो है मैंने ये जब मेरा भारतीय विदेश सेवा में चयन हो गया, तो उसके बाद मेरे पास फाउंडेशन कोर्स और होने के बीच में कुछ समय था, तो मैंने देखा कि इधर उधर कुछ किताबें पढ़ता हूँ, 2-3 महीने कैसे बिताऊं, क्योंकि रिजल्ट तो मई में आ गया था और एकेडमी जाना था सितंबर में। तो मैंने सोचा कि कुछ किताबें पढ़ता हूँ। तो उस समय मुझे एक किताब मिली, उसका वो था अर्नेस्ट हेमिंग्वे का द ओल्ड मैन एंड द सी, और उससे जो मुझे प्रेरणा मिली कि ये तो बड़ी पतली किताब है, 100 पेज की किताब है और उसमें इतनी अच्छी कहानी कही जा सकती है, तो मुझे लगा कि मैं क्यों नहीं लिख सकता ऐसी किताब 100 पेज की। तो मैंने वहाँ से शुरुआत की
और जब मैं मॉस्को में था तो वहाँ पे मुझे समय मिलता था, अपने रूसी भाषा जब मैं सीख लेता था उसके बाद हर दिन क्लासेज के बाद काफ़ी समय मिलता था मुझे। तो उस समय जो है मैंने सोचा कि मैं अपने जो 25 साल, मैं उस समय 25 साल का हो गया था, तो मैंने सोचा कि अपने 25 साल की जो मतलब जैसा जीवन रहा है आपका चयन इसका मतलब 21 में ही हो गया था क्या? 22 में, 23 में मतलब पहले ही आपने पहले दूसरे अटेम्प्ट में कर लिया था। हाँ। तो फिर मुझे लगा कि मैं अपने ही बारे में लिखता हूँ, शायद उससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। जी। तो क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे, गांव से आए हैं, और वो भारतीय विदेश सेवा तो बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ, तो वो सपने देखते हैं, कुछ बनना चाहते कुछ हैं। बनना हर चाहते हैं। क्षेत्र में जो भी हम सारे लोग जो हाँ है, जो भी आज के दौर में महानगर बने ही गाँवों से हैं, गाँव के आए हुए लोगों से, बने। जो भी अपनी क्षमता है। लेकिन हर व्यक्ति अपना विकास चाहता है, जी जो जिस भी क्षेत्र में चाहता है कि मैं आगे जाऊं। जी और हम लोग ये जो बातचीत करते हैं साहित्य में भी, जब मैं किताबों की बात करता हूँ, जी रचनाकारों से बात करता हूँ, तो हमारा उद्देश्य यही होता है कि आप उनके जीवन से प्रेरणा लें। हेमिंग्वे से अभय जी ने प्रेरणा ली। मुझे लगता है कि इनकी बातचीत से, इनकी कहानियों से आपको भी कुछ न कुछ जानने को मिलेगा। ये सवाल इसीलिए। हाँ जी। तो हेमिंग्वे से तो मुझे किताब लिखने की प्रेरणा मिली, लेकिन जो कविता लिखने की प्रेरणा जो थी वो मुझे रामधारी सिंह दिनकर से मिली थी। क्योंकि मैं जब बचपन में 4th या 5वीं क्लास में था, तभी से मेरे घर में वो रश्मि रहती थी और मैं उसको पढ़ता था और मुझे बड़ा मजा आता था उसको। मैंने जैसा आपको सुनाया ना, मुझे अभी तक याद है वो जो पंक्तियां मैंने पढ़ी हैं। जी जी। और तृतीय सर्ग जो है रश्मि रति का। तो मुझे लगा मॉस्को में पहले मैंने जब ये किताब लिखी, जो उसका नाम है रिवर वैली टू सिलिकॉन वैली, उसमें मैंने अपनी ही परिवार की 3 जो दादाजी से पोता तक की कहानी लिख दी 6 महीने में। और वो किताब जो है, उसी में मेरी पहली कविता जो है, जो जब संस्मरण मैं कर रहा था दिल्ली विश्वविद्यालय का, मैं किरोड़ीमल कॉलेज में था और किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़ता था और हॉस्टल में रहता था। तो वहाँ से जब मैं वहाँ रोज जो गुलाब का उद्यान है वहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो वहाँ मैं वॉक करके जाता था। तो मैं उसका संस्मरण मॉस्को में कर रहा था, और तब मेरी अपने आप जो पहली कविता थी वो फूटी, प्रफुल्लित हुई, और उसका नाम जो है मैंने रखा सोल सॉन्ग। मतलब कि और वो जैसे कि पुरानी कोई आवाज हो, मतलब जिस समय जो है ब्रह्मांड की शुरुआत हुई हो। और वो कविता जो थी कि मतलब कि उसका नाम था मैं हमेशा यही था। हाँ? तो मैं अगर अंग्रेजी में बोले तो बहुत सिंपल है, लोग समझ जाएंगे। और आई वॉज ऑलवेज हियर एज ब्लोइंग विंड और फॉलिंग लीव्स, as shining sun or flowing streams, and chirping birds or blooming buds, as the blue sky or the empty space. I was never born. I didn't die. तो ये तो आपने पूरा शंकराचार्य जी का जो आत्मा का स्वरूप है, जो उत्तर उन्होंने दिया था। जी जी। हाँ, जो उनका है ना, हाँ, कि गुरु ने पूछा था जब, हाँ, जो उनका गीत है, जो उनका निर्वाण सतकम, हाँ, निर्वाण सतकम जो है अहम ना, तो चिदानंद रूपम, हाँ, शिवोहम शिवोहम। तो वो उसके बारे में मुझे जो है ना कुछ, मतलब अभी 1 साल पहले मैं उसके बारे में जाना। अच्छा। और वो भी किसने बताया मुझे, किसी मालदीव्स के एक कवि ने मुझे बताया, जो कि मुस्लिम है। अच्छा। उसके बारे में मुझे बताया उन्होंने। तो कि ये आपने सुना है, और उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा। तो ये है, देखिए, तो ये कनेक्शन है। तो वो मेरी पहली कविता थी, जो कि वो मेरी पहली किताब का ये है। और उसके बाद से जो है मैंने मॉस्को के ऊपर जो है कविताएं लिखी। उसके बाद फिर सेंट पीटर्सबर्ग में मैं था। तो ऐसे ही चलती गई, चलते चलते जो है आज अब तो 12 किताबें हो गई। अब नई किताब आने वाली है, जो कि आपको पूरे ब्रह्मांड की सैर कराती है। ये जो जितने दुनिया में जो 88 जो कॉन्स्टलेशंस हैं जो आकाश में देखते हैं, वहाँ सबकी सैर आपको कराती है। क्या बात है, आप ऐसे ही लिखते रहें। लेकिन मैं ये जरूर चाहूँगा कि आपकी जो अंग्रेजी की किताबें हैं वो हमारे हिंदी पाठकों तक पहुँचें, जरूर पहुँचें, उनका अनुवाद हो। क्योंकि भारतीय भाषाओं में अनुवाद की चीज़ें आएँ
जी। और अब तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी पिछले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में एक बड़ी घोषणा भी की थी हिंदी में जो अनुवाद होगा, और आप ही जैसे लेखकों को ध्यान में रखते हुए मैंने वहाँ एक सवाल भी पूछा था कि आपने कहा कि भारतीय भाषाओं से जो अनुवाद होगा उसको 21 लाख रुपए का पुरस्कार, मूल लेखक को और अनुवादक को 15 लाख रुपए का पुरस्कार, कुल 65 लाख की राशि की घोषणा की थी पुरस्कार की। और वहाँ मेरा सवाल ये था कि क्या आप अंग्रेजी को भारतीय भाषा मानेंगे कि नहीं। और मिस्टर चड्ढा ने मुझसे कहा था कि नहीं, अंग्रेजी चूँकि एक भारतीय भाषा के रूप में स्वीकृत है, इसलिए हम जरूर इस पर विचार करेंगे कि अंग्रेजी भाषा को भी रखा जाए। तो मैं चाहूँगा कि आप उस दिशा में साल 2 साल 4 साल में आपकी रचनाएं आए, क्योंकि जो आपने अभी कविता सुनाई उसके पीछे जो दर्शन है, जो कहानियाँ सुनाई आपने, उसमें जो मर्म है, जो चयन का मैं निश्चित रूप से समझ सकता हूँ कि इस पुस्तक का क्या महत्व होगा। इतनी मोटी पुस्तक, इसे 699 रुपये केवल इसका मूल्य है, और इस पर बहुत सारे लोगों ने, नमिता गोखले जी, शोभा डे, प्रीतिश नंदी ने लिखा है इसके बारे में कि कल्याण रमन, जेनी भट्ट, हंसदा सुरेंद्र शेखर और जयश्री कलाथी ने इस किताब के बारे में अपनी राय रखी है। निश्चित रूप से उन्होंने पढ़ के लिखा होगा। और इस पुस्तक को हार्पर कॉलिंस ने प्रकाशित किया है। मूल्य केवल 699 रुपये है, और इतने विराट और समग्र साहित्य को देखते हुए यह कोई राशि नहीं है। खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और हिंदी भाषी क्षेत्रों के वे लड़के जो साहित्य में रुचि रखते हैं और अंग्रेजी समझते हैं और प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, खासकर बिहार के वो लड़के जो दिल्ली में रह के JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी या देश में कहीं भी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या मुंबई विश्वविद्यालय, चाहे आप MBA कर रहे हों, इस पुस्तक को पढ़ के आप अपनी सभ्यता, अपनी महान संस्कृति, अपने महान साहित्य को जान सकेंगे, और न केवल प्राचीन गौरवशाली अतीत को समझ पाएंगे, बल्कि वर्तमान को भी और वर्तमान साहित्य को भी समझ पाएंगे। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मगध की भूमि का, पाटलिपुत्र की भूमि का, बिहार की भूमि का कोई ऐसा महान रचनाकार हो जो अभय की दृष्टि से बचा रह गया हो। विधा कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, अभी हम लोगों ने बातचीत में आपको बताया ही कि मैथिली, मागधी, मगही जिसको कहा, बज्जी का, भोजपुरी, तमाम रचनाकारों पर दृष्टि आपने डाली, और यह पुस्तक इस रूप में आई। हिंदी के पाठकों को वादा किया है अभय जी ने, तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, इनके पीछे पड़ा रहूंगा कि हिंदी में भी ये आए। प्रकाशक से भी कह दें। लेकिन तब तक आप हार्पर कॉलिंस से भी, मैं उन लोगों से भी बात करूंगा। आप जानते ही हैं कि हार्पर की पुस्तकें भी हम लगातार उनकी भी चर्चा करते रहते हैं, उनके प्रबंधक लोग, मैं उन लोगों से भी। तो आप जो है निश्चित रूप से इस पुस्तक को खरीदें, पढ़ें, इसके बारे में अपनी राय से हमें अवगत कराएं। देखते रहें साहित्य तक। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और बहुत ही खुशी हुई कि आपके साथ चर्चा का मौका मिला। सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार और धन्यवाद सुनने के लिए।